जब भी कोई कपल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाता है या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो वो उसको कुछ बेसिक टेस्ट एडवाइस करते हैं, और जिसमें एक बहुत कॉमन टेस्ट होता है जिसको कि ओव्यूलेशन स्टडी कहते हैं या फॉलिकुलर स्टडी भी कहते हैं। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे होती है, इसमें आप करते क्या हैं और इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करने के लिए जब हम जो बेसिक टेस्ट करते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि फीमेल में ओवम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उनकी साइज ठीक बन रही है या नहीं बन रही है, उसको देखने के लिए जो स्टडी की जाती है उसी को हम फॉलिकुलर स्टडी या ओव्यूलेशन स्टडी कहते हैं। ये एक तरीके का सीरियल अल्ट्रासाउंड होता है जो ट्रांसविजाइनल रूप से किया जाता है। हम लोग इसको बोलते हैं टीवीएस अल्ट्रासाउंड, ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड। इसमें हम लोग पूरे महीने के दौरान में सीरियल अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें हम लोग डिफरेंट चीजें देखते हैं कि एग्स या ओवम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उनका साइज कैसा है, कब वो रप्चर होते हैं, ये सारी डिटेल स्टडी हम लोग इस ओव्यूलेशन स्टडी में या फॉलिकुलर स्टडी में करते हैं। इसको आप एक तरीके से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी कह सकते हैं। ये फर्टिलिटी टेस्टिंग का एक बेसिक टेस्ट भी है। इसके अलावा जब हम लोग फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं और ओवम या एग्स बनने के लिए जब हम मेडिसिन देते हैं, चाहे वो जिसको कि हम लोग ओव्यूलेशन इंडक्शन भी कहते हैं, तो ओव्यूलेशन इंडक्शन चाहे हम रूटीन वाला ट्रीटमेंट कर रहे हो तब या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज करने के लिए आईयूआई या आईवीएफ के दौरान में भी हम लोग ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं, उस दौरान में भी जब भी ये ट्रीटमेंट चल रहा होता है हर महीने ये फॉलिकुलर स्टडी की जाती है टू मॉनिटर द फॉलिकल्स। तो इसके बारे में डिटेल जानने से पहले आइए हम ये जानते हैं कि एक्चुअली बॉडी के अंदर किस तरह से चेंजेस हो रहे होते हैं जो कि हम मॉनिटर करते हैं फॉलिकुलर स्टडी में। तो हर महीने ओवरी में कुछ फॉलिकल रेडी होते हैं ग्रो करने के लिए, और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है जस्ट आफ्टर पीरियड। एक पूरी मेस्ट्रुअल साइकिल के 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं। मेस्ट्रुअल फेज, फिर उसके बाद में जो कि 5 डेज का होता है, उसके बाद में 10 डेज का फॉलिकुलर फेज, 10 to 12 डेज का, और उसके बाद में लूटियल फेज होता है, और उसके खत्म होने के बाद में पीरियड आ जाता है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो एंट्रल फॉलिकल शुरू होते हैं बनना, जबकि कि डे 2 या डे 3 होता है पीरियड का। पीरियड आए हुए आपको 1 दिन ही हुआ है या 2 दिन हुआ है, उसी टाइम पे एंट्रल फॉलिकल बनने शुरू हो जाते हैं, और यहीं से हमारी फॉलिकुलर स्टडी भी शुरू होती है। हर ओवरी में हर महीने 4-5 से लेकर 10-12 तक एंट्रल फॉलिकल रेडी होते हैं कि ये ग्रो करेंगे, जिनको कि हम एंट्रल फॉलिकल काउंट भी कहते हैं। फिर फॉलिकुलर फेज में 1 से 2 mm पर डे के हिसाब से ये फॉलिकल ग्रो करना शुरू होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ फॉलिकल, यूजुअली 1 या कभी कभी 2 या 3 भी फॉलिकल ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं, जिनको कि हम डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं। ये अपने पीक पर पहुंच जाते हैं जबकि कि फॉलिकुलर फेज एंड होता है, और उस टाइम पर जबकि ये अपने 18 से 20 mm के साइज पे पहुंचते हैं, इस टाइम पर हार्मोनल चेंज की वजह से फॉलिकल रप्चर होता है। रप्चर यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खुलता है और ओवम निकलता है उसमें से, जिसको कि पिक कर लेती है फैलोपियन ट्यूब, जहां पे कि या तो उसका फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं होता है, यानी कि प्रेगनेंसी या तो शुरू होती है या तो नहीं होती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसी को हम फॉलिकुलर स्टडी में डिफरेंट डेज पे सीरियल अल्ट्रासाउंड करके पिक करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं यूट्रस की लाइनिंग में। जब पीरियड आता है यानी डे 2 या डे 3 पर, तब वो सारी एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है और बिल्कुल बेसिक लेयर रह जाती है, बिल्कुल थिन लेयर रह जाती है। जैसे जैसे इधर ओवरी में फॉलिकल बढ़ने लगता है, इधर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी थिक होनी शुरू हो जाती है, और एक स्टेज पे आके यानी कि जबकि वो फॉलिकल बहुत रप्चर होने की तैयारी में, उस वक्त में यूट्रस के अंदर भी तैयारी होती है कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको पिक करने के लिए, और उस वक्त जो एंडोमेट्रियम हमें नजर आती है वो ट्राइलैमिनर नजर आती है, यानी कि एक बहुत डिस्टिंक्ट अलग तरीके की एंडोमेट्रियम हमें दिखाई देती है। इसके बाद में जब वो रप्चर हो जाता है और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है या नहीं होता, तो तीसरे फेज में यानी कि लूटियल फेज में एंडोमेट्रियम की शेप और उसकी अपीयरेंस डिफरेंट होती है, जो कि हम देख सकते हैं सोनोग्राफी। तो इन्हीं सारे चेंजेस को हम लोग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से या फॉलिकुलर स्टडी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोनोग्राफी करते हैं डे 2 या डे 3 पे, जिसको कि हम बेसलाइन सोनोग्राफी भी कहते हैं। इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ओवरी में एंट्रल फॉलिकल काउंट्स कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं। जो पीसीओडी वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर करके काफी सारे 20-21 भी मिलते हैं। इस काउंट के हिसाब से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी मेडिसिन इसको देनी है या नहीं देनी है। कई बार हम लोग वेट भी करते हैं। अगर बहुत ज्यादा एंट्रल फॉलिकल काउंट होते हैं, यानी कि अगर किसी का पीसीओडी जैसी पिक्चर होती है, कई बार हम 1-2 महीना के लिए पहले उनको पीसीओडी का ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद में ओव्यूलेशन इंडक्शन स्टार्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि एंट्रल फॉलिकल काउंट कैसे हैं, किस तरीके के हैं, क्वालिटी क्या है।
इसके अलावा उसी टाइम पर हम लोग यूट्रस की बाकी फाइंडिंग्स भी देखते हैं बेसिक सोनोग्राफी के टाइम पे ही। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सोनोग्राफी होती है वो 8th डे या 10th डे पे होती है। डिपेंड करता है कि पेशेंट की साइकिल कैसी है, लॉन्ग है या शॉर्ट है। इस टाइम पे हम देखते हैं कि फॉलिकल्स जो है उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, किस रेट से वो बढ़ रहे हैं, एंडोमेट्रियम की क्या स्थिति है, क्या वो थिकनेस उसकी बढ़नी शुरू हुई या नहीं हुई, उसमें ब्लड फ्लो है या नहीं। इसके बाद में इस फॉलिकुलर फेज में डिपेंडिंग कि आपके सेकेंड सोनोग्राफी में क्या फाइंडिंग्स आई हैं, उसी के हिसाब से हम 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जैसा भी जिसका फाइंडिंग्स आती हैं उसके हिसाब से डिसाइड करते हुए 1 या 2-3 दिन से वापस से सोनोग्राफी करते हैं। एक डोमिनेंट फॉलिकल हमें मिल जाता है और उसका एक प्रॉपर साइज हमें दिखने लग जाता है। उसके बाद में जो थर्ड लास्ट सोनोग्राफी होती है वो होती है ये देखने के लिए कि रप्चर हुआ या नहीं हुआ, एग प्रॉपरली निकला है या नहीं निकला है, एंडोमेट्रियम में वो चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो कि एक अच्छी प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए जरूरी है। हर महीने में 3 से 4 बार हम लोग ये सोनोग्राफी करते हैं और ये हमेशा ट्रांसवेजाइनल रूट से ही होती है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इस फॉलिकुलर स्टडी से हमें कौन कौन सी बीमारियों के बारे में पता चलता है। हम लोग इससे पीसीओडी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी पेशेंट के ज्यादा इंटर फॉलिकल हैं या नहीं है, एग बन रहे हैं या नहीं है, यानी कि एनोवुलेशन के बारे में पता चलता है। किसी किसी पेशेंट में ये होता है कि इधर ओवरी में तो एग्स अच्छे बन रहे हैं लेकिन यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग इज नॉट प्रॉपर। और फिर ये देखते हैं कि ओवरी में और यूट्राइन साइकिल में, ओवेरियन साइकिल में और यूट्राइन साइकिल में आपस में सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं है, यानी कि इधर तो फॉलिकल रेडी हो गए हैं 8 to 10th डे पे और यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग तो थिक हुई ही नहीं है। इससे हमें ये समझ में आता है कि ओवरी में और यूट्रस में आपस में हार्मनी नहीं है, जिसको कि सेटिंग करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेडिसिन भी यूज करते हैं। फिर इसके बाद में रप्चर हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ पेशेंट्स में फॉलिकल तो अच्छे बनते हैं लेकिन वो रप्चर ही नहीं होते, जिसको कि हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकल सिंड्रोम। अगर ऐसा है तो फिर हम डिफरेंट मेडिसिन यूज करते हैं उनको रप्चर कराने के लिए। अगर किसी पेशेंट में हमने फॉलिकुलर स्टडी करी और उसके एग्स नहीं बन रहे हैं तो उससे हमें ये मालूम चलता है कि हमने ये पर्टिकुलर मेडिसिन दिया था और इसके बावजूद भी एग्स नहीं बने हैं, तो नेक्स्ट साइकिल में हम डोज बढ़ा सकते हैं उसी मेडिसिन की या फिर हम कोई दूसरी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। यानी कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हेल्प करती है इस बात में कि हम डोज कितनी दें किसी भी मेडिसिन की और कितना हम नेक्स्ट साइकिल में क्या क्या चेंजेस करें। और इसी वजह से ये हेल्पफुल होती है रिजल्ट को एनहांस करने में, क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं कि एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई कैसी है। अगर उसकी ब्लड सप्लाई कम होती है तो उसी हिसाब से हम लोग उसी साइकिल में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में फॉलिकल जब रप्चर होता है तो वो प्रॉपर रप्चर होने की बजाय सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये अगर हमने डायग्नोज कर लिया कि ये सिस्ट बन जाती है इसमें, तो हमें एक डायग्नोसिस मिल जाता है कि क्यों इसमें प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है, फिर उसके हिसाब से ही हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि क्या ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी पेनफुल होती है? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी एब्सोल्युटली पेनलेस होती है। जो भी कोई सेक्सुअली एक्टिव है उसके लिए ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इज वेरी इजी टू डू। क्या इतनी सोनोग्राफी करवाने का कोई साइड इफेक्ट होता है? नहीं, इतनी सोनोग्राफी करवाने का एब्सोल्युटली कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब भी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चलता है आपकी हर साइकिल में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग तो करनी मस्ट ही है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की वजह से ही हमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करने में और रिजल्ट एनहांस करने में हेल्प मिलती है। अगर आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।